हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएपीए एक्ट क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसे कहा जाता है, और ये एक्ट क्या है और किस तरह से चर्चा में आया है। हाल ही में आपने त्रिपुरा और महाराष्ट्र के दंगों में इस एक्ट के तहत गिरफ्तारियों के बारे में सुना होगा, और दिल्ली में हुए दंगों में भी इस एक्ट के तहत गिरफ्तारियों के बारे में सुना होगा। लेकिन यूएपीए एक्चुअली में है क्या, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ और भी दो कानून हैं। ये तीन कानून मिलकर भारत की रक्षा करते थे पहले, लेकिन आजकल भारी विरोध के कारण दो कानून को खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक ही एक्ट बचा है जिसका नाम है यूएपीए, जिसे हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन उसके पहले हम जानने की कोशिश करेंगे वो दो कानून कौन से थे और उनका भी क्या योगदान था इस भारत देश में आपकी रक्षा के लिए। दरअसल ये तीन कानून जो थे वो बहुत पहले बनाए गए थे और भारत की आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए या फिर असामाजिक तत्वों या फिर दंगे भड़काने वाले लोगों से भारत की रक्षा के लिए ये कानून बनाए गए थे। तो देखिए उसमें टाडा, जिसको हम बोलते थे पहले टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा, जो कि पहले काफी चर्चा में था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और तीसरा है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो तीन जो कानून थे वो पहले से ही भारत की रक्षा करते आए हैं, आतंकवादियों से रक्षा करते आए हैं। तो सबसे पहला जो कानून है वो है यूएपीए, जिसको इंदिरा गांधी ने 1967 में बनाया था, और वो तब से रक्षा कर रहा है और समय समय पर इसमें बदलाव होते आ रहे। जैसा कि आपको पता है कि संविधान का मतलब ही है समय समय पर परिस्थिति के अनुसार कानून में बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यूएपीए में भी बदलाव किया जाता है समय समय के अनुसार। भारत में जब संसद भवन पर हमला हुआ था तो 2002 में पोटा एक्ट को लाया गया था, और ये भारत की रक्षा करता रहा। लेकिन इसमें इतने भयानक भयानक नियम है, क्योंकि ये कानून जो है भारत की किसी भी हालत में रक्षा करने वाले कानून है, और छोटी सी बात में भी ये बख्शते नहीं है। इसीलिए ये इतने भारी है, विरोधी भी विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो काफी विरोध करती है, आंदोलन वगैरह होते हैं, कभी कभी हिंसक आंदोलन भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो विरोधी पक्ष होता है भारी विरोध कर लेता है, और एक सदन में तो कानून पास होता है, दूसरे सदन में नहीं होता है। कभी कभी पहले वाले, जैसे कि ये पोटा था पहले वैसे, लेकिन उसके बाद में इसे रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 2 साल के बाद ही इसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये इतने भयानक कानून है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में बख्शेंगे नहीं अगर एक बार इसकी कोई भी धारा लग जाएगी तो इसलिए इस पोटा को भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद टाडा को भी खत्म कर दिया गया। टाडा पोटा से पहले था, 1985 से लेकर 1995 के बीच था। पंजाब में जब आतंकवाद था उस टाइम पे राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कानून को भारत के संविधान में लाया और पास कराया। तो इसको बोलते हैं टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा। आपको पता होगा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी संजय दत्त के ऊपर टाडा लग गया था। टाडा बहुत खतरनाक है, और इसको भी पोटा की तरह इसको भी खत्म कर दिया गया। 10 साल तक इसने भारत के जो संविधान है और भारत की जो धरती है इसकी रक्षा की, और उसके बाद इसे भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद में, उससे पहले भी 1967 में इंदिरा गांधी ने जब देखा कि भारत में कुछ ऐसे कानून की जरूरत है जो कि बाहरी दुश्मनों से उसकी रक्षा करने में मदद करेंगे, तो उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थी भारत की, तो उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को भारतीय संसद में पास करवाया, और उसका एक कानून बन गया। तो उसको हम आज बोलते हैं यूएपीए। यूएपीए आज भी है, और पहले से भी काफी सख्ती इसके अंदर आ गई है, और इसके बारे में ही हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने 3 कानून के बारे में आपको बताया है। 2 कानून कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, रिपील्ड हो चुके हैं, टाडा और पोटा अभी, लेकिन यूएपीए अभी भी बरकरार है। आपने हाल ही में देखा होगा त्रिपुरा और महाराष्ट्र में जो दंगे भड़के हैं, उसमें त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए कानून के तहत 2 महिला पत्रकारों को कस्टडी में लिया था, और इसके अंदर बहुत सारी धाराएं। कानून एक तालाब की तरह होता है, और तालाब में पानी, फॉर एग्जाम्पल पानी होता है, पानी धाराओं की तरह काम करता है। जब आप उसके अंदर जाएंगे, जब आपके पैर उसमें फंसेंगे, पानी में भीगेंगे, तो एक धारा हो गई। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इस तरह से कानून और धारा क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप और अंदर जाएंगे तो घुटने तक पानी आ जाता है, तो वो एक अलग से धारा हो गई है। फिर कमर तक आता है, फिर छाती तक आता है, फिर गर्दन तक, और फिर हम पूरे के पूरे डूब जाते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग स्टेजेस होती है। तो इस पूरे स्टेजेस को मिला के हम तालाब बोलते हैं। तो वैसे ही कानून होता है, उसमें अलग अलग धाराएं होती है। कुछ धाराएं में बहुत खतरनाक खतरनाक प्रावधान होते हैं। किसी में किसी को, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी को अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो
नॉन बेलेबल वारंट्स भी इश्यू होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी धाराएं होते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी ऐसा ही कुछ है। इसके बारे में देखिए, ये गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम, इस कानून का मुख्य मकसद आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। यह कानून 1967 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था, लेकिन 2004, 2008 और 2012 में इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए। लेकिन इस कानून में असली ताकत तो तब आ गई जब 2019 में एनडीए की सरकार ने इसमें भारी बदलाव करते हुए किसी भी हालत में देश की रक्षा करने के लिए इसको एक संतरी के रूप में खड़ा किया। कानून के अंदर अगर जांच के आधार पर, ओनली जांच के आधार पर भी किसी देश के दुश्मन को आप कहिएगा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गुनाह क्या होना चाहिए। अगर ये एक्ट लगता है, जैसे पहले टाड़ा लगता था, पोटा लगता था, तो अब यूएपीए लगेगा, तो उसके लिए गुनाह क्या होना चाहिए किसी का। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको उन लोगों को तैयार करते हैं या फिर उनको बढ़ावा भी देते हैं, और किसी संलिप्त व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर भी आतंकवादी घोषित कर सकता है ये कानून। इसका दायरा इतना व्यापक है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध, आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी यह एक्ट लगाया जाता है। किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अगर हम लोग आए दिन मैसेजेस व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जैसे हमें मिला नहीं और हम बगैर देखे बगैर पढ़े, कभी मैंने किसी वीडियो में बताया था, फॉरवर्ड कर देते हैं, जो समाज को एक कलंक भी आप कह सकते हैं, और समाज की जो शांतता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, उसको भंग करने की, एक्चुअली समाज पूरा एक होता है, उसमें धर्म होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हमारे हिंदू, मुस्लिम और भी धर्म है, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, और समाज हम सब मिलके हो गए, हम सब धर्मों को मिलकर एक समाज बनता है। तो इस समाज धर्मों की शांति को ये भंग जब कोई तत्व करता है, तो उसे भी ये एक्ट आतंकवादी घोषित करता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इतना मजबूत कायदा है, इतना मजबूत नियम है, तो फिर भारत में ये जो विरोधी पक्ष है या फिर कोई ऐसे असामाजिक तत्व है, आए दिन दंगे भड़काने का काम करते हैं, पब्लिक को भड़काने का काम करते हैं, तब भी उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है ये हमें नहीं पता। चलो खैर, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें तो आज ये था कि हमें सिर्फ कानून क्या है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर शक होने पर उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। देखिए, घोषित किया जा सकता है, बाकी सिद्ध होना तो वो कोर्ट में बात की बात है। लेकिन जब वो अगर इस एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी समस्याएं वाकई में बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए जो भी, हाँ, इसमें सोशल मीडिया में भी अगर हम लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, आगे से मत करिएगा ऐसा, क्योंकि आप अगर आपके धर्म के मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, हो सकता है इस मैसेज के कारण अगर दंगे फैल गए फॉर एग्जांपल, तो ये एक्ट लगेगा। और ये एक्ट ऐसा एक्ट है, ये एक आदमी को भी पकड़ता है और पूरे ग्रुप को भी पकड़ता है और जितने भी उसके अंदर है सबको पकड़ता है। तो ये कोई बख्शता नहीं है। इसमें पहले क्या होता था, ये एक्ट इतना मतलब ढीला जैसा था। अगर किसी आदमी ने दंगा फैलाया, किसी के पास कोई एक बड़ी संस्था है, फॉर एग्जांपल ग्रुप है, और उसमें दंगा भड़का दिया है, तो दंगा भड़काएगा तो पुलिस आएगी, है ना, वहां पर पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस किसको पकड़ लेगी? उस वहां पर जो फिजिकली व्यक्ति प्रेजेंट है उसको पकड़ के ले जाएगी, खोज कर गाड़ी में भर के ले जाएगी। लेकिन जो भड़काने वाला है वो भाग जाएगा, वो कोई दूसरी और एक इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगा और वहां पर वो फिर वैसा ही काम करेगा, वो बच जाता था। बाकी ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो पकड़े जाते थे, उनको गाड़ी में भरकर जेल में ले जाया जाता था। लेकिन अभी ये कानून ऐसा नहीं है, ये पूरे के पूरे ग्रुप को पकड़ता है, दंगा भड़काने वाले को भी, उसमें जो मदद कर रहा है बाहर से उसको भी, दोनों को जेल में डालता है। और ये कानून है, इसमें नॉन बेलेबल धाराएं भी है। कभी कभी अगर वो धारा लग जाती है तो बेल भी नहीं हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस कानून का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। बाद में अगर कोई आतंकवादी घोषित हो गया है पुलिस द्वारा या एनआईए द्वारा, तो उसको फिर हटवाने के लिए बहुत कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई गई एक कमेटी होती है हटवाने के लिए। कोर्ट में नहीं वो हटवाया जाता है, वो एक कमेटी है, उस कमेटी के पास जाना होता है और उसके बाद में फाइनली तो कोर्ट का ही फैसला होता है। ठीक है, इस कानून के तहत अगर कस्टडी की हम बात करेंगे तो इसमें 3 महीने की कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, जबकि और जो कानून है उनमें 60 दिन की न्यायिक हिरासत। तो देखिए कितना मजबूत कानून है ये, और इसमें जमानत नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉन बेलेबल वारंट
इस एक्ट के तहत इश्यू हो जाते हैं। अगर ये कानून लग गया, उसके बाद ये काम कैसे करता है, इसको काम करने के लिए किसी भी राज्य की पुलिस और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दो लोगों का ही इसके अंदर काम होता है। पुलिस भी यूएपीए लगा सकती है और उसके बाद एनआईए भी। पहले क्या था, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसे कुछ है ना। डीएसपी और एसीपी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इन दो रैंक को ही इस कानून के तहत जांच करने का अधिकार पहले था, लेकिन जब इसमें संशोधन होते गए, यूपीए के सरकार द्वारा इसमें समय समय पर संशोधन किए गए, तो इस कानून का जो जांच का दायरा है वो नीचे लाया गया। और आज की कंडीशन में, वर्तमान स्थिति में, एक इंस्पेक्टर, चाहे पुलिस के अगर कोई एक इंस्पेक्टर है या फिर एनआईए के कोई इंस्पेक्टर है, तो वो भी इसके अंदर जांच को शुरू कर सकते हैं। पहले जांच सिर्फ डीएसपी और एसीपी ही करते थे, तो इसका दायरा बढ़ाया गया है, इसकी जो मजबूती है वो बढ़ाने का काम किया है। एनआईए जब जांच करती है तो किसी की संपत्ति जब्त भी कर सकती है इस कानून के तहत। लेकिन पहले क्या था, किसी की संपत्ति अगर जब्त करना है, सीज करना है, तो वहां का, जिस राज्य का वो व्यक्ति है, उस राज्य के डीजीपी से परमिशन लेनी पड़ती थी। और पॉलिटिक्स के कारण ऐसा नहीं होता था। अगर मान लो किसी राज्य में किसी बहुत बड़े व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना है, उसके ऊपर ये एक्ट लग गया है, और वहां पर डीजीपी के पास अगर जाएंगे एनआईए के अधिकारी, तो वहां पर परमिशन नहीं मिलती थी, क्योंकि डीजीपी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर में आते थे और उसके बाद में उनको परमिशन नहीं मिलती थी संपत्ति को जब्त करने की। लेकिन इस स्थिति को केंद्र सरकार ने देखा और संसद में इसको अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, और उसके बाद में इसकी मजबूती इतनी बढ़ गई कि अब एनआईए के डीजी से ही सिर्फ परमिशन ले सकते हैं। यानी कि एनआईए के कर्मचारी जब किसी की संपत्ति जब्त करना चाहेंगे, किसी ऐसे अपराधी की जो इससे संदिग्ध है, इसमें किसी राज्य के डीजीपी की परमिशन की बजाय अपने खुद के डीजी की परमिशन लेनी होगी, और खुद का अगर कमांडर है तो वो परमिशन जरूर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि ये जो जांच करने वाले अधिकारी है, इनके लिए बहुत आसान बनाया है। कुल मिलाकर ये देश की रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन समय समय पर इसके ऊपर विवाद होते रहते हैं, विरोध होते रहते हैं। आपको पता है कि विरोधी पार्टी यानी विपक्ष, जिसका नाम ही विपक्ष है और कानून में, संविधान में उसको ये जगह दी गई है या फिर ये अधिकार दिया गया है कि वो बवाल खड़ा कर सकता है। विपक्ष ये नहीं देखता कि काम अच्छा कर रही है सरकार या नहीं कर रही है, उसका काम सिर्फ ये है कि वोट के लिए बवाल खड़ा करना। तो विपक्ष आज तक बवाल खड़े करते आए हैं, इसीलिए इन्हीं विपक्ष या इन्हीं आंदोलनकारियों या फिर समाज सेवी या फिर ह्यूमन राइट्स चलाने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के कारण ये जो खतरनाक जो एक्ट है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। पोटा और टाडा, इन लोगों के कारण, भारी विरोध के कारण, इस कानून को सरकार ने पास होने के बाद में भी सरकार को इसे बंद करना पड़ा, रिपील करना पड़ा इन कानूनों को। कुल मिलाकर कोई ऐसा कानून तो देश में होना ही चाहिए जो भारत की रक्षा, धर्मों की और हमारे पूरे समाज की रक्षा करे। तो ये बताने की मैंने कोशिश की है आपको कि यूएपीए क्या है। ये ओवरऑल हमारे भारत को अखंड बनाए रखने का काम करता है और बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपके नजदीक के मित्रों को इसे शेयर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि इस कानून को जानिए, और जो वायरल मैसेजेस हैं, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, उन मैसेजेस को, उन संदेशों को जैसे ही अपने पास आता है वहीं पर उसे दफना दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। क्योंकि होगा क्या इससे, अगर किसी को गलती से यूएपीए लग गया तो और भारी नुकसान। तो इसीलिए कोई वायरल मैसेजेस को फैलाने की कोशिश ना करें, शांति बनाए रखें और कानून का समर्थन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।